सदन में सभी को। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। मुकेश मालवीय जी नर्मदापुरम से बहुत बढ़िया क्लास ली। बहुत बहुत अभिनंदन मुकेश भैया आपका। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सुमेर सिंह जी बावला जाट, जिला भिवनी हरियाणा से है, मगर थोड़ा उनका नेटवर्क में नहीं है। तब तक हम आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करते इस योगाहार मंच पर। वो आए अपनी कुछ बातें सदन में बोल रहा करते जी। जियो सदन को नमन। आज पुनः आदरणीय रंजना जी ने अकस्मात फिर एक बुला लिए, तो सदन को नमन करते हुए कुछ चीजें जो हमने विगत समय में योगाहार के माध्यम से जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो आए हैं, उन लोगों से जो कुछ हमने सीखा है या उनसे जो कुछ सुना है, उसी के संबंध में थोड़ी थोड़ी बातें मैं करना चाहता हूं, जिससे कि हम जो है एक बार फिर से उन चीजों को पुनः याद कर लें कि किस व्यक्ति ने हमको क्या चीजें बताई थी। तो मैं सबसे पहले संजय जी ने हमको बहुत पहले, हमारे जो राजानंद जी के बाद संजय जी आए थे, उन्होंने डीकम्पोजर में कानेर, नीम, सीताफल के पत्ते से कीट नियंत्रण पर चर्चा की थी। इसमें उन्होंने कहा था 2 केजी नीम की निवोली भी डालकर बायोपेस्टी नामक बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने शायद इस पे प्रयोग किया होगा या नहीं किया होगा, परंतु संजय जी ने कहा था कि यह बहुत अच्छा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी 3 दिन पहले ही आदरणीय हमारे डीआईजी महोदय होशंगाबाद में जो है, उनका पूरा पपीते का जो बगीचा था, उस पपीते के बगीचे में एक रोग आया है जिसने पूरे लगभग 70-75% पपीते के पौधे को नष्ट कर दिया। आपने विभिन्न वैज्ञानिकों से इस संबंध में जानकारी ली, महाविद्यालय से ली, केवीके से ली। सबने कहा ये लाइलाज है, वायरस है। किसी ने वायरस बताया, किसी ने कहा ये बीज खराब है, परंतु उस पर बहुत ज्यादा कोई नियंत्रण नहीं हो सका। हम लोगों ने भी थोड़ा प्रयास किया, पर हम भी उसमें कुछ सफल नहीं हो सके। परंतु जिस तरह से कि जब मेडिकल डॉक्टर जब कह देते हैं भैया ये लाइलाज है, और वो बाबा की शरण में जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। हम लोगों ने भी एक प्रयास किया, पर वो प्रयास हमारा सफल नहीं हुआ, परंतु फिर भी हम कुछ कर सकते थे। तो मैं पुनः इन चीजों को देख रहा हूं कि हम क्या क्या हम लोगों को बताए। गजानन जी होबे, इन्होंने गाय पर बहुत काम किया है, और गाय पर इन्होंने काम करते हुए बहुत सारी नई चीजें बताई थी। सीबीआर पद्धति, जो कि कर्नाटक से चिंतला वेंकट रेड्डी है, आज हमारे जो बावला जाट जी जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। और उनको काम करते करते लगभग 1 वर्ष हो गए हैं, उसके पहले से भी वो कर रहे हैं। यदि वो आते तो निश्चित रूप से हमें आज इस पर बहुत ज्यादा जानकारी मिलती। तो हम आज नहीं तो फिर सुनेंगे। इन्होंने हमको सप्तधान्य की चटनी, इसका स्प्रे बताया था। सप्तधान मतलब अलग अलग तरह से सप्तधान्यों को उगाएं और फिर उनको सबको चटनी बना करके उसका जो है स्प्रे कर दे। श्री अमित ठोकर जी आए थे। आप लोगों ने इंदौर में चेतना विकास संस्थान बनाया है, जो पूरा प्राकृतिक रूप से ही काम कर रहे हैं। और ये लोग भी जो है डीकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं
और पूरे इंदौर में इनका केंद्र है। केंद्र पर जो है अलौकिक खाद बना रहे हैं और इसके माध्यम से ये जो है इन्होंने इसका एक अलग फार्मूला बनाया है। गोकृपामृत और डीकम्पोजर का उपयोग करते हैं इनको जो गोबर को सड़ाने में, और उसको जो है अपने खेत में उपयोग करके अच्छा फसल ले रहे हैं। तो हमारा जो बिना सड़ा हुआ गोबर है उसमें हम गोकृपा अमृत और डीकम्पोजर का उपयोग करके उसे और उसके तत्वों को बढ़ा सकते हैं। विश्व वैद्य जी, ये तो चित्तले जी के वहीं के लोग हैं। आदरणीय बेल जी भी इसमें जी मेहराज भाई साहब, ओ जी जी हमारे साथ आदरणीय बावलाजी जाट जी ज्वाइन हुए हैं। जी 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 स्वागत तो है जी सर, स्वागत। स्वागत है आपका। आइए, और मैं आपकी ही चर्चा कर रहा था, अब आप अपने अनुभव सुनाएं। जी ओम। जी ओम सर ओम आइए। ओम सभी सदन को जी ओम नमस्कार। 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 राम राम। सर जी कैसे हो सभी? बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है मैं जी। आपको याद सर करते जी रहे जो सीवीआर पेटेंट आदरणीय जी आए हैं। सर जी ऐसी जी कोई बात नहीं है याद करने वाली, और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे किसान साथी को हमारे जरिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसका कोई जो हम प्रयोग करते हैं उसको पहले प्रैक्टिकली खुद करके और दूसरे किसान साथियों को बताने की कोशिश करते हैं। हम तो एक छोटे से किसान हैं और किसी न किसी माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से भी हम आपस में किसान साथियों को प्रेरित करते हैं कि आप इस तरीके से करिए, इसमें आपको फायदा होगा। आज जो भागदौड़ चल रही है बीज के ऊपर, जो बीज जितनी ज्यादा पैदावारी देगा वो बीज उतनी ही बीमारियां लेके आएगा, ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि कंपनियां जो है वो बीज जो हाइब्रिड तैयार कर रही है उसको कॉस्ट आती है, तो उसको दो पैसे कमाने के लिए जो है उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको कीट आए ही आए, और कीट जब आएगा तो उसको दवाइयों में, दवाई नहीं उस जहर में फायदा होगा। लेकिन हम भी उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, ज्यादा अनुभव तो नहीं है, 8-10 साल से हम भी थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खोज के किसी न किसी साथी ने जो बताया उसको लेके उसका प्रयोग करके और उन चीजों से छुटकारा पाया ताकि वो कीट हमारी फसल को नुकसान ना करे। अभी लगभग 2 साल से ये चीजें पहले बुजुर्गों के टाइम में नहीं हुआ करती और आज भी नहीं होती। जो देसी बाजरा है उस बाजरे के अंदर वो समस्या नहीं होती, लेकिन जो हाइब्रिड बीटी के जो बीज आए हैं बाजरे के, जिनमें पैदावारी ज्यादा है, खाने का कोई टेस्ट नहीं है, उसके अंदर गोब में कीड़ा आता है आज के दिन। अभी 2 साल कंटिन्यू यही चल रहा है। तो उस गोब के कीड़े को खत्म करने के लिए हमने सीवीआर पेटेंट का बढ़िया से प्रयोग करके देखा, बिल्कुल सही निदान निकला। उसके साथ साथ एक छोटा सा फार्मूला और करके देखा हमने कि अगर आप ये बोलते हैं R&D ऑयल नहीं मिलता, तो जो चीज वहां मिलती है वो बता देते हैं। इसके अंदर जो है आप कपड़े धोने वाला आधा किलो सर्फ लीजिए और आधा किलो लीजिए आप मीठा सोडा, उसको 200 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे मार दीजिए। गोब की जो आपकी सुंडी आई हुई है वो खत्म हो जाएगी। मकई और बाजरे के अंदर 2 साल से कंटिन्यू यही समस्या चल रही है अभी फिलहाल। और जो अपना कपास के अंदर आता है गुलाबी सुंडी के नाम से,
वो कीट भी नहीं आएगा। वो सीवीआर पेटेंट का अगर आप शुरुआती दौर से ही प्रयोग करते हैं तो। लेकिन काफी साथी ऐसे हैं कि वो उनका दिमाग जो है वो उस जहर वाली दुकान की तरफ रहता है, और वो कीट पतंगा जब अपने खेत में पूरा घर बना लेता है, अपनी कॉलोनी बना लेता है, उसके बाद जो है वो उसको स्प्रे के लिए लगते हैं, तब उसका कंट्रोलिंग नहीं होता। शुरुआती दौर में अगर हम कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन के दौरान में सीवीआर पेटेंट का अगर प्रयोग करते हैं तो लमसम कीट पतंगा आपकी फसल पे नहीं आएगा। एक मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ी सी चीज ये देखी है, हम अगर मैले कुचले रहते हैं, मैले कुचले कपड़े पहन के रखते हैं, ज्यादा हाव भाव नहीं दिखाते, तो हमारी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। जब हम अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, सेंटिमेंट लगाते हैं इतर वितर, और पाउडर वाउडर डाल के अगर हम बाजार में निकलते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है, तो हमारी तरफ हर कोई आकर्षित होगा। वही चीज हमारी फसल के अंदर है। हम क्या करते हैं, एकदम से उसको इतना यूरिया डाल दो, इतना फलाना डाल दो, इतना ढिमका डाल दो, एकदम से ग्रो करेगी, एकदम से ग्रो करेगी, उसके अंदर ताकत हो जाएगी। वो पौधा अपने आप में कोई ऐसी मतलब महक छोड़ता है कि मेरे अंदर खून ज्यादा हो गया है, मेरे अंदर ताकत ज्यादा हो गई है, आइए और चूसिए। वो कीट पतंगा उसके ऊपर आता है, आने के बाद अपनी कॉलोनी बनाता है। किसान उस टाइम पे ध्यान नहीं रखता, वो सिर्फ उसी चीज के ऊपर ध्यान रखता है कि भाई मेरी फसल देखो कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन उस ग्रो के साथ साथ उसके अंदर ये नहीं देखता कि इसके अंदर कितने कीट ने आके अपनी कॉलोनियां बना ली हैं। और जब वो पूर्णतः उस फसल को नष्ट करने पर उतारू हो जाता है, तब हम उसकी तरफ भागते दौड़ते हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो किसान साथी समय समय पर अगर अपनी फसल का ध्यान रखते हैं तो कोई समस्या नहीं आती। एक थोड़ा सा हमने प्रयोग किया मिलीबग के ऊपर। मिलीबग जब भी आ जाता है तो आप खाली सीवीआर पेटेंट 30 से 35 किलो मिट्टी पानी में डाल के और 3 दिन के दौरान में अगर स्प्रे कर देते हैं, 3 स्प्रे, तो वो चीज नहीं रहेगी। या उसमें आप 1 लीटर पानी 2 रीठे, रीठा का फल जो होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रीठा जो है वो सिलिकॉन का भी काम करता है। वो पत्ते के ऊपर किसी भी चीज को अगर हम स्प्रे में दे रहे हैं, छिड़काव में दे रहे हैं, भले ही हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं या कीट पतंगा के लिए दे रहे हैं कीटनाशी, तो उसके साथ भी आप रीठे का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो सिलिकॉन का काम करे, उसको ऊपर फैलाने का काम करे, और वो चीजें उसके ऊपर अच्छे प्रभाव से फैल जाए और वो अपना काम करना शुरू कर दे, तो कोई भी दिक्कत हमारे को नहीं आएगी। देखिए, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, हमने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन अपने खेत पे ही छोटे छोटे थोड़े थोड़े प्रयोग करके और वो चीजें देखी हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। वो चीज आप भी करोगे और देखोगे तो सारी चीजें जो है वो आपको आगे बढ़ाने को कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए, जो भी साथी बताते हैं। अभी एक चीज देखी है हमने, लस्सी। लस्सी का प्रयोग जो है वो अगर हम अपनी फसल पे करते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति लस्सी कर देगी। लेकिन हमारा दिमाग वही रासायनिक दुकानों के ऊपर रहता है। हम इसके अंदर NPK लेके आए, फलाना पी के लेके आए, ढिमका पी के लेके आए, तो वो चीजें जो है वो कॉस्टली की तरफ जाते हैं। उसकी बजाय अगर हमारे पास लस्सी है घर पे, या लस्सी के अंदर है 8 लीटर लस्सी के अंदर अगर आप 1 चम्मच काला नमक या सेंधा भी डाल सकते हैं, वो डाल के छोड़ दो 8 से 10 दिन के लिए, और उसका प्रयोग उसके बाद हिला के 200 लीटर पानी में मिला के अगर आप फसल के अंदर करोगे तो अपने आप अचरज महसूस करोगे। किसान साथी जो भी बताए
दिशा निर्देश के ऊपर काम करता है। मेरे हिसाब से तो उसको कोई आज तक तो देखो कोई नुकसान नहीं हुआ है। सीवीआर पेटेंट का लगभग जो है हम 4-5 साल से प्रयोग कर रहे हैं। पहले खाली मिट्टी का किया करते थे, अभी 1.5 साल से 2 साल से जो है वो अरंडी ऑयल का आया है। अगर अरंडी ऑयल अपने पास नहीं है तो आप सरसों का भी तेल ले सकते हो, मूंगफली का ले सकते हो। जो तेल अपने पास खाने योग्य है, जो मुहैया हो सकता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो है वो अरंडी ऑयल है, क्योंकि अरंडी ऑयल के अंदर थोड़ी सी महक अलग होती है जो कीट पतंगे को अच्छी नहीं लगती। मारने का काम कोई भी नहीं करता, कोई भी तेल मारने का काम नहीं करता, उनको हजम नहीं होती वो चीज। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे ही उनको ये चीजें हजम नहीं होती, इसलिए जो है वो भूखे मरते हैं। कभी कोई साथी ये बोले कि भाई हमारा तो मरा ही नहीं, मारने की हम नहीं बोलते, वो या तो दूर भागेगा या जो है वो वहां पे आपकी फसल के ऊपर जो आया हुआ है वो भूखा मरेगा। और मारने की किसी चीज को भी कोशिश मत करो, सिर्फ भगाने की करो। भाग जाए चल भाई तू भी तेरी जिंदगी पूरी कर, हम भी अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। क्योंकि किसान जो है वो जिस दिन से फसल बोता है वो किसी न किसी के मुंह से, किसी न किसी के मुंह से निकाल के, किसी जानवर के, कीट पतंगे के या प्रकृति के मुंह से भी निकाल के वो कोशिश करता है कि मेरे को 2 पैसे आमदन हो, मेरे को भी 5 क्विंटल 10 क्विंटल अनाज पैदा हो। तो वो हर चीज के मुंह से खोस के, छीन के और उसको अपने लालन पालन के लिए कोशिश करता है। तो देखिए किसान से बड़ा निर्दयी तो नहीं है, लेकिन किसान से अच्छा भी कोई जीव नहीं है धरती के ऊपर, क्योंकि उसने हर जीव का पेट भरना है। इसलिए जो है मारने की बजाय कोशिश यही रहे, क्योंकि रासायनिक वाले तो यही होता है कि वो जहर डाल देते हैं, एकदम से वो हमारे मित्र भी मरेंगे, शत्रु भी मरेंगे। जो चीज, जो बैक्टीरिया हमारी फसल को फायदा दे रही है वो भी मरेंगे, तो फिर उसका फायदा नहीं हो पाता। इसलिए जो है वो थोड़ा 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 करके किसान साथी ये चीज करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहती। और किसान साथियों को तो हम समय समय पे भी यही बताते हैं कि आप जो है अगर आपके समझ में नहीं आती कोई चीज तो आप हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से, फोन भी हमारा लगभग अभी तो यहाँ इस सेटअप के ऊपर आए, सेटअप दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। यहाँ पे व्यस्तता ज्यादा रहती है, ये रहने के लिए हमारा ये मकान हो गया और इसके पीछे जो है वहाँ शेड है गायों के लिए। हमारे पास 12 साहीवाल गायें हैं, गायें और आनी हैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ये पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं और यहीं का जो हमने एक प्रोग्राम का प्री प्लान किया था वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। उसके अंदर हमारी कमियां रही या कुछ सदन की तरफ से हमारे को हरी झंडी नहीं मिली। तो यहाँ का ये कार्यक्रम जो है इस जगह पे यहाँ हम करने वाले थे। कोशिश यही रहती है कि भाई कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाए इसको, लेकिन किसान साथी ये चाहता है कि जब पैसा नहीं लगता तब वो चीज फायदे में नहीं आती। फायदा तभी होता है जब ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं। आजकल बाबा लोगों ने सिस्टम बना दिया है कि 2000-5000 ट्रेनिंग का पैसा लगे, 3 दिन तक हम ट्रेनों में धक्के खाते फिरें, वो बहुत बढ़िया रहता है। हमने तो यहाँ तक बोल रखा है किसान साथियों को, भाई आइए, रहना सहना खाना हम सब मुहैया करवाएंगे, अपना दराती खुरपा साथ लेके आइए, प्रैक्टिकल हाथ से वो चीज आपको करके दिखाएंगे। मेहनत करके देखिए कितनी मेहनत लगती है, कितना आपको उसके अंदर सीखने को मिलता है, वो आप प्रैक्टिकली आके देखिए, सीखिए। तो सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, जब भी किसी भी साथी को आपके माध्यम से या और भी साथी जो व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े हुए हैं उनको भी हम तो यही बोलते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, ये आपका अपना खुद का सेटअप है, देखिए सीखिए और लगे रहिए।
और यहाँ पे जो है वो एक पहल चली हुई है इन लोगों के अंदर कि दूध दूध निकाला और बेच दिया। हमने यहाँ सिस्टम बनाया है, दूध निकाला, गर्म किया, घी निकाला, लस्सी को अपने खेत में प्रयोग किया और घी को जो है वो खाने में यूज किया। तो दो चीजें होगी हमारे पास, एक तो लस्सी उपलब्ध होगी 24 घंटे और एक हमारे को घी उपलब्ध हो गया। जब हम वो दूध डायरी के अंदर देते हैं तो उसमें हमारे को सिर्फ गोबर और गोमूत्र मिलेगा और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारी कमजोरियां हैं। किसान साथी कोई भी ऐसी छोटी छोटी कमजोरियां हैं उनको दूर करे तो आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और अगर वही बाजार की तरफ हमारा ध्यान रहेगा तो बाजार उठेगा, हम गिरेंगे। ये शुरू से ही कमजोरियां रही हैं और आगे भी यही कमजोरियां रहेंगी। हमें बाजार की तरफ कम ध्यान देना है, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे किसी भी किसान साथी के पास अगर कुछ भी नहीं है, भाई मैं इसको क्या दूं, तो सबसे बढ़िया ये है बरगद या पीपल या कहीं पे भी आपको 10 साल पुराना 20 साल पुराना कोई भी एरिया ऐसा हो जिसके ऊपर कोई रासायनिक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, वहां की मिट्टी ले आओ। जैसे 30 से 35 किलो मिट्टी, खाली मिट्टी का ही बताता हूं मैं, 30 से 35 किलो मिट्टी जो हम डालते हैं पानी के अंदर, उसमें आप 5 से 7 किलो मिट्टी वो ऐसी जगह की लेके आओ जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज प्रयोग ना की गई हो। उस मिट्टी को घोल के आप स्प्रे मार दो, किसी भी न्यूट्रिशन की आपकी फसल को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति ने 16 की बजाय 32 तत्व उसके अंदर दे रखे हैं। लेकिन हम इन साइंटिस्टों के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं, इसके 16 तत्व पूरे करो जी, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। उन तत्वों के चक्कर में जो है ना, हम अपनी जेब के तत्वों को खत्म कर देते हैं। पैदावारी के लिए हम फसल बोते हैं और वो पैदावारी हम उन तत्वों के चक्कर में बाजार को दे आते हैं, और फिर जो है हमारे को एक तो फसल का घाटा, दूसरा जो है वो पैसे की कमजोरी पहले ही हो जाती है। दूसरा, मैं हर साथी को यही हिदायत देना चाहूंगा, क्योंकि 2-3 साल से अभी देखने को आ रहा है, जब गर्मी का समय आता है उस टाइम बारिश होती है, ओलावृष्टि पहले भी हुआ करती, लेकिन अभी फिलहाल ओलावृष्टि ऐसे समय पे होती है जिस टाइम कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा सिस्टम हो गया है, प्रकृति का नेचर हमने ऐसे बदल दिया है। इस प्रकृति के नेचर के साथ हमने छेड़छाड़ की, तब वो नेचर बदला, न कि प्रकृति ने अपने आप बदला। थोड़ा थोड़ा बदलाव करने की हमें जरूरत है। अगर अपने पास 5 एकड़ जमीन है तो उसके अंदर 1 एकड़ जमीन के अंदर आप जैविक खेती करिए, ताकि हम उस जो बदलते मौसम का जो स्वभाव है उसको हम चेंज कर सकें। देखिए, हर कोई साथी ये बोलता है कि भाई हमारे से क्या होगा। अगर हम एक अकेले तैयार हो गए तो हमारे साथ 4 साथी और तैयार होंगे, क्योंकि वो हमारे पास आएंगे, कभी ना कभी तो खाना खाएंगे, कभी ना कभी तो हमारे यहाँ से सब्जी लेके जाएंगे, कभी ना कभी तो हमारे यहाँ से फ्रूट लेके जाएंगे, उनको टेस्ट आएगा। एकदम से कोई चीज हम खराब कर सकते हैं, लेकिन बदलाव बदलाव हम धीरे धीरे कर सकते हैं, एकदम से बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए जो है मैं हर साथी को ये बोलता हूँ कि धीरे धीरे करके इस चीज में बदलाव लाइए। बदलाव ले आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो इस ग्लोबल वार्मिंग के जो सिस्टम को हम चेंज कर पाएंगे। शायद प्रकृति हमारी सुने, तभी हम आगे बढ़े। बाकी किसी भी साथी का कोई भी सवाल अगर हो तो हम तत्पर तैयार रहें। ओम राम राम जी। जी राम राम। आदरणीय जाट जी, आपने बहुत सुंदर आज मार्गदर्शन दिया और बहुत जी सर। महत्वपूर्ण बात है कि जितना जितना हम उत्पादन लेंगे उतनी हमारी ये जो है बीमारी बढ़ेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपने कहे हैं। और अब सदन में हमारे किसान भाइयों के कई सवाल भी हैं,
मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आप जब उपस्थित नहीं हुए तो आपकी बात ही कर रहे थे कि आदरणीय बाबला जाट जी ने सीबीआर पद्धति से जो काम शुरू किया है, उनके अनुभव हमें सुनने को मिलते, संयोग से वो अनुभव हमें सुनने को मिले। हमारा एक प्रश्न था जो हम आदरणीय वर्मा जी से भी और आपसे भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डीआईजी महोदय है, उन्होंने पपीता लगाया था 1 एकड़ में, और उस पपीते पर अब हम देसी भाषा में कहें तो उसके ऊपर जो है बिल्कुल पत्ते मुरझाने वाला या चुर्रा मुर्रा रोग आया और 70% पपीते जो है वो नष्ट हो गए। जब हमने वैज्ञानिकों से केबी के और महाविद्यालय में ये चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इनको उखाड़ो और बाहर फेंक दो, इसका इलाज बस एक ही है, ये लाइलाज बीमारी है। तो इस लाइलाज बीमारी का क्या कोई उपाय हमारे पास है? इसको बताने की कृपा करें। जी ओम। हाँ सर जी, इस चीज के 2 चीज हैं। साइंटिस्टों वाली बात ये है कि वो लैब तक ही सीमित हैं। किसान से बड़ा साइंटिस्ट आज तक धरती पर पैदा हुआ नहीं, होगा नहीं, ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो साइंटिस्ट लोग हैं ये लैब के अंदर और क्यारी के अंदर करते हैं। एक क्यारी होती है स्क्वायर फुट के हिसाब से, और ये करते हैं कनाड़, बिग्गा या एकड़, हेक्टेयर उसके हिसाब से। तो किसान से बड़ा साइंटिस्ट नहीं है। रही बात दूसरी, इसके 2 प्रयोग हैं। आप सीवीआर पेटेंट के माध्यम से भी उस चीज को बिल्कुल कर सकते हैं। 10 किलो मिट्टी 3 फीट नीचे की और आधा लीटर अरंडी ऑयल कंटिन्यू 2-3 स्प्रे डालिए, वो चीज का इलाज हो जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर आप कली चूना का भी प्रयोग कर सकते हैं। कली चूना जैसे फ्रूट है, नॉर्मल पत्ता है, सब्जी हो या फ्रूट हो, जो नॉर्मल पत्ते का है उसमें आप 1 से 1.5 किलो कली चूना, जो सफेदी होती है अपने मकान को करते हैं अपन, उसको भिगो के रख दीजिए 12 घंटे के लिए। डंडे से हिला के छोड़ दो, उसकी गर्मी निकल जाएगी। और उसके बाद उसका ऊपर का पानी छान के आप 200 लीटर पानी में मिला के और उसके अंदर 1 किलो आधा किलो रीठा मिला लो। रीठा को पहले फोड़ लो, फड़ को, रीठा के फड़ को फोड़ के, और उसके बाद जो है उसको आप उबाल भी सकते हो या फिर 12 घंटे के लिए भिगो दो और फिर उसका स्प्रे डाल दो। 1 सप्ताह के बाद फिर वही रीजन फेयर कर दो, वो आपका निदान हो जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पीछे एक बार, लगभग हो गया मेरा 5-6 साल के लमसम हो गया, एक पड़ोसी ने अपने खेत में बाजरे के अंदर घास फूकने वाली दवाई मार दी। हवा चल रही थी, हवा का प्रभाव से जो है वो दवाई मेरे कपास के फसल में आ गई। 4 लाइन कपास की मेरी एन ऐसी होगी बिल्कुल मरोड़िया। मैं साइंटिस्टों को उसकी फोटो वोटो भेजी, वो बोले भाई इसको उखाड़ और जमीन के अंदर गाड़ दे ताकि आगे ना फैले। मतलब ऐसे तो ये पूरी खेत को ही गाड़ना पड़ेगा। फिर अपने पागल दिमाग से जो है ना हमने वो प्रयोग किया, बिल्कुल 100% कामयाब रहा। अगर उसका वीडियो मांगो तो मैं आपको वीडियो भी दे सकता हूँ। उस टाइम जिस टाइम उसका मरोड़िया है, और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का माध्यम भी यही था कि भाई हम अपना अनुभव, अपना जो किया हुआ कार्य है, फसल में कब क्या दिक्कत आई, कैसे आई और उसको हमने कैसे हल किया, वो हम अपना प्रयोग उस चैनल के ऊपर डालते हैं। हम यूट्यूब पर नहीं है, नहीं हम चाहते हैं
नहीं तो फेक वीडियो बना के हम भी डालते रहे, वो हमारा भी चैनल जो है ना पॉपुलर हो जाए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि किसान पहले ही मरा पड़ा है अपने हाथों, और फिर वो हम भी उसको भ्रमित करते रहे। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो बिल्कुल ये चीज का निदान हो जाएगा। अगर नहीं हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 9991634300, 999 16 34 300। किसी टाइम भी व्हाट्सएप के ऊपर फोटो वीडियो भेज दो, जो समस्याएं हैं, जहां तक हो सकता है हम उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी कार्य रहा मालिक के हाथ, देखो वो सबके ऊपर हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। बाकी मेरा मानना जहां तक है उस चीज का निदान 100% हो जाएगा। ओम सर। ओम सर, जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जानकारी दी। जी ओम। ओम सर। जी जी ओम। और हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी सदन में उपस्थित थे, मैं उनको चाहूंगा कि वो अपना सवाल संवाद करें। आदरणीय वर्मा जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और आज जो हमारे यहाँ अभी रमेश सर ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे पपीते के विषय में, जो डीआईजी साहब के यहाँ हुआ था। तो वो जो बगीचे के जो पपीते का जो है वो 75% उसमें वैज्ञानिकों ने कर्ल बीमारी का वो बताया कि इसमें कर्ल बीमारी है। और वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया इसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा आपको। तो इस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमें बताएं कि कैसे इनका मोजक का, लीफ कर्ल का, इनका कैसे कंट्रोल करें। जी ओम। ओम सर, ये सीवीआर पेटेंट का जो आपको बताया सर, उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मरोड़िया आ गया है, जी जो मुड़ा हुआ है पत्ता, उसका तो देखिए कोई इलाज हाँ नहीं जी है। लेकिन जो आगे पत्ता आएगा वो जी बिल्कुल खुल के आएगा और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ जी जी आप 2 किलो दूध और उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच हल्दी की डाल के और उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पूर्णतः तो उससे भी पत्ता नहीं खुलेगा, लेकिन वो जो है वो काफी कारगर रहेगा। तो ये चीजें हो जाएंगी। जी एक बार जो बीमारी हमारे शरीर में हो या पेड़ पौधे के ऊपर हो, वो आ जाती है, लेकिन जाते हुए देर लगती है। तो जी धीरे धीरे वो चीजें आपकी समाधान में आ जाएंगी। कोई समस्या नहीं है, फसल को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फसल को उखाड़ देंगे, इस फसल का नुकसान हो गया, अगले वाली फसल का हम क्या भरोसा मानेंगे। पिछली साल पंजाब के अंदर काफी साथियों ने वो जो अपना गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो रहा था, जुताई जी करके और फिर जो है धान की तैयारी कर दी। मैं काफी साथियों को बताया, समझाया कि आज अगर आप इस फसल को, तैयार हुई को उखाड़ के फेंक रहे हैं और अगली फसल बो रहे हैं, इसका क्या भरोसा मानोगे आप। तो मेरे कहने से 2-4 किसान साथी रुके, उस चीज का समाधान हुआ। बाद में वो खुश भी हुए कि भाई वाकई में जो है आपने ठीक रोक दिया हमारे को, क्योंकि उस फसल की बीज का, खाद का, जुताई का इतना खर्चा लग चुका था कि अगली फसल कैसे वहन करेगी उस चीज को। हो सकता है अगली फसल भी मार में आ जाए, तो फिर किसान का साथी कहाँ जाए। तो ये चीजें नहीं करनी, उसके जी तरीके ढूंढो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये धरती माता है, इसके ऊपर हर चीज का इलाज है। ला इलाज कोई चीज नहीं है। जी मिट्टी में पैदा होना है, मिट्टी में मिल जाना है, ये मिट्टी ही सब कुछ है जी। ओम। जी ओम।
बहुत जी अच्छा हाँ, सर। ये जो हाइब्रिड हाइब्रिड बीज था, ये रेड लेडी करके जो हाइब्रिड आता है पपीते की, वो वैरायटी थी ये। और इस वैरायटी में अधिकतर रेजिस्टेंस होता है वैरायटी, और रेजिस्टेंस होने के बाद इतनी बीमारी फैली हो, ये समझ नहीं आया कि इतना बीमारी क्यों फैली हो, क्या रीजन रहा उसका। जी हो, इस ओर भी प्रकाश डालिए। आप म्यूट हैं आदरणीय जी, अनम्यूट कर लें। आपका म्यूट हो गया सर, सिग्नल। लेफ्ट, शायद लेफ्ट हो गए हैं। जी जैसे जुड़ जाते हैं तैसे हम जो है पुनः उनको आमंत्रित करते हैं। और तब तक हम पतंजलि के पवन सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और हम सबको मार्गदर्शन करें। जी, नमस्कार सभी को, सदन को प्रणाम। और बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में अभी शरद जी ने जो बात कही है कि वैरायटी तो रेजिस्टेंट है, तो तब भी रोग क्यों आते हैं। मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने भी बताया, आज हमारे मुख्य अतिथि ने भी, कि प्रकृति के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो कुछ चीज़ें तो अच्छी हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें में उतना नहीं हो पाता है। और कुछ चीज़ें कर क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो शायद ये प्रकृति का विधान भी है। ये प्रकृति के विधान से जितना ज़्यादा छेड़छाड़ होगी, उतना ही ज़्यादा हमें उसके दूसरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक प्रकृति के साथ बाकी जो चीज़ों का सामंजस्य बना हुआ है, वो सामंजस्य जब टूटेगा, जब ताना बाना टूटेगा, तो कुछ चीज़ें और भी आगे आएंगी जिसकी हमें कल्पना नहीं होती है, या फिर हम उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं। और इतनी सारी चीज़ों को नियंत्रण करना, प्रकृति को तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो हमें कौन सा इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी हमें शायद विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य रहते हुए हम अपने कार्यों को करें, और प्राकृतिक रूप से जितना भी किया जा सकता है उसकी तरफ हम ध्यान दें। बाकी जो और जो चीजें हैं, और जो हमारी चीजें हैं कि इससे ये फायदा है, वो भी जरूरी है, लेकिन प्रकृति का अनदेखा नहीं हो सकता है। और समय समय पर यह देखने में आता है कि ज्यादा जब छेड़छाड़ होती है तो उसका फिर दुष्परिणाम भी सामने निकल के आते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि अभी जो हम ग्राउंड वाटर से पानी जो हम निकाल रहे हैं, उसको हम पंप के माध्यम से बाहर कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगा के कर रहे हैं, तो कितना सारा पानी हमारा निकल के बाहर आ गया है, जो कि अंदर संरक्षित था, अंदर जमीन के अंदर वो रहा था। और उसका भी एक पर्पस था कि वो वहां पर दिखाई दे रहा है और वहां पर पड़ा हुआ है, और उसका धीरे धीरे उपयोग में आ रहा है। लेकिन जब उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजें हम निकाल देते हैं धरती से, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, तो उसका भी दुष्परिणाम होगा। और किसी ने ऐसा भी कहा कि इससे धरती से हमने इतना पानी निकाल दिया है और ये सब एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है। पानी जो है वापस तो जा नहीं रहा है उतनी तेजी से, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसका भी दुष्परिणाम हमें अत्याधिक बारिश जब हो जा रही है उसके रूप में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी भी चीजें हैं। दूसरा ये चीज भी बताई उन्होंने कि जब ये पानी बहुत ज्यादा निकल गया है, तो जमीन के अंदर जो जगह थी वो खाली हो गई है। वो खाली हो गई है तो उसके भी कुछ ना कुछ दुष्परिणाम, चाहे हमें स्वयं देखने को नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक के बात कही गई कि धरती की जो धुरी है उस पर भी इसका एक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात की तरफ हमने विचार करना है कि हम कैसे सामंजस्य बनाएं।
और बहुत सुंदर बातें हमारे आज मुख्य अतिथि ने बताई हैं, सॉल्यूशन बताई हैं, सीबीआर टेक्निक के बारे में भी उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीजें, उनके जो अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, उसी को ध्यान में रखते हुए मतलब ये जो कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेगा प्रैक्टिकल अनुभव पर करेगा, तो उसके निश्चित रूप से उसके मतलब दूरगामी लाभ होंगे। और क्योंकि एक बार में कोई भी वैज्ञानिक भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भी स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। कोई कीट के ऊपर कर रहा है, तो कोई बीमारी के ऊपर कर रहा है, तो कोई मिट्टी के ऊपर कर रहा है, कोई दूसरी चीज के ऊपर कर रहा है। लेकिन समग्र रूप से वो जो समझ है वो उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन किसान ही एक ऐसा है जिसको हर एक चीज को उसको समग्र रूप से समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा हुआ है। तो प्रैक्टिकल जितना ज्यादा किया जाएगा उतना अच्छा है। और शरद जी आज कुछ पौधे भी दिखा रहे थे, शायद पपीते के जो पौधे जिसमें रोग लगा हुआ है। तो इस रोग के बारे में भी जैसे आज हमारे मुख्य अतिथि ने कुछ सुझाव दिए हैं, उसका भी अगर वो कुछ एक जगह पर उपयोग किया जाता है, हो सकता है कि बीज कौन सा लगा हो इसके ऊपर भी अ, उसकी छानबीन करने की जरूरत पड़े। और अब जो स्थिति हो गई है, क्योंकि काफी नुकसान दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी अब क्या संभावनाएं होती, इसको तो प्रैक्टिकली कुछ वहां पर करने के आधार पर ही आगे कुछ तलाशने की जरूरत है। तो इतना ही मुझे अभी कहना है। और साथ ही आज बहुत सुंदर योग की कक्षा रही हमारी, बहुत बढ़िया। मुकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से योग कराया। और बहुत आनंद के साथ हनुमान चालीसा भी उन्होंने पढ़ी। भगवान दास कुशवाहा जी ने भी भजन सुनाया। तो कितना आज सुंदर संगीतमय हमारी अ, योगाहार की यात्रा निरंतर चलती जा रही है। सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर। नमस्कार सभी को, प्रणाम। धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और मैं जैसा कि आदरणीय हेनरी छे, आपका स्वागत है। जी ओम। सदन को नमन। आदरणीय बावला जाट जी ने पूरे सदन को आमंत्रित किया है, उसके संबंध में अभी पहले से भी चर्चा चल रही है, इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। जी ओम। जी बिल्कुल, धन्यवाद मेहरा जी। मैं भी आदरणीय पवन सर जी सदन में उपस्थित हैं। आदरणीय बाबला जाट जी ने कई बार सुझाव और आमंत्रित किया है, इच्छा जाहिर की है, उसके बारे में भी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, क्या करना चाहिए आदरणीय पवन सर जी। जी, आमंत्रण दिया जाता है तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, इसका सहयोग कब बनेगा, इसको जरा इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अ, उनके साथ मेरे ख्याल से अभी और संवाद करते हुए उन्होंने आग्रह पहले भी किया था। और तो वहाँ पर व्यवस्थाएं उनकी क्या हैं और कैसा है, ये भी जरा उनसे पूछ लें। और किस तरह से वो सोच रहे हैं कि कार्यक्रम को संपादित वहाँ पर किया जाएगा, इसकी भी रूपरेखा क्या हो सकती है। और कैसे इसकी व्यवस्थाएं होंगी, क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों पर भी उनसे संवाद करके मेरे ख्याल से मालूम कर लेना चाहिए। तो उसके आधार पर ही फिर आगे बात हो सकती है। अ, पूर्व में भी शायद इस बारे में भी बातचीत हुई थी। तो शायद उस समय यह भी हुआ था कि वो ट्रेन कहाँ से जाएगी, कौन सा रास्ता सुलभ है, कौन से किसके लिए कौन सी जगह से आना सुलभ होगा, क्योंकि ये काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। किस जगह पर उतरेंगे, कहाँ से, वहां से कितनी दूर है, ये सब चीजों की अगर एक रूपरेखा जैसे बनती है या कुछ एक अ, जानकारी मिलती है, तो शायद हमारे जो साथी इच्छुक हैं होंगे, उनको वहां पर अपना समय और अपना प्लान करने के लिए आसानी होगी। और यह भी लगता है कि जैसा उन्होंने आज बताया भी था कि कोई भी आए अपने साथ अपना दराती और कुटला साथ में लेकर के आए, तो वहां पर वो प्रैक्टिकल भी कराना चाहते हैं
किसानों के लिए भी उन्होंने यह कहा है। तो वहां पर उनके हिसाब से उनकी क्या रूपरेखा है और हम कैसे उसमें अपने आप को फिट इन कर सकते हैं, इस पर भी हम उनसे संवाद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत सुंदर सर, आपने एकदम स्पष्ट कर दिया है। और जैसा बावला जाट जी ने कहा था कि अगर किसी की इच्छा है और इस बारे में भी हम विचार करते हैं तो इस पर चर्चा करेंगे आदरणीय सुमेर सिंह बावला जाट जी से विस्तार से, और फिर आपको अवगत कराएंगे कैसा क्या हो सकता है, कहाँ से क्या साधन आने जाने का और कैसी व्यवस्था है। जी। और सदन में हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, किसी का और कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात करना चाहता है तो अनम्यूट कर ले। जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की जो चर्चा हुई बहुत सकारात्मक और अच्छी चर्चा हुई, और बावला जी ने जो अलग अलग प्रयोग बताए वो भी निश्चित रूप से उनकी वैज्ञानिकता दर्शाने वाली है और बाकी सभी लोगों को प्रेरणादायी है। बावला जी ने जो न्योता दिया है आने का और काम करने का, उसके बारे में भी हमारे पवन सर ने बता ही दिया है कि बाकी व्यवस्थाएं देख के ही निश्चित रूप से निर्णय लिया जाए। लेकिन उनका जो आमंत्रण है उस पर सदन और मुख्यतः पवन सर और बाकी सभी लोग ये करेंगे निश्चित रूप है। मैं दो जानकारी देना चाहता हूँ। एक तो जैसा 2 दिन के पहले हमने जो बोला था कि पटेल जी से हम बात करेंगे, तो पटेल मध्य प्रदेश के जो पटेल जी थे जिन्होंने कृषि कानून के बारे में बात हुई थी, तो उनसे मेरी बात हो गई है और उनको हमने कई तथ्य बताए। और सदन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि तीनों कानून के बारे में उसकी क्या भलाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, संभावित बुराइयाँ है, इसके बारे में गूगल पर बहुत सारे डिबेट है। इसका मैंने उनको जिक्र किया, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और मूल कानून क्या था और संभावित आशंकाएं क्या थी, ये इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो कोई भी पढ़ सकता है। और उसके आधार पर जो भ्रम थे और सिर्फ आशंकाएं थी, उसी के बारे में विरोध था, और उसी के आधार पे जो नुकसान होने वाला था मुख्यतः मंडियों का और जो ट्रेडिंग एजेंट्स जो थे उनका ही होने वाला था, ये सभी डिबेट्स में आया है। और इसी के कारण वो विरोध हुआ। और जो मूल बात तो हमारा और ये सदन के सामने जो बात हुई थी, एमएसपी कम होगी या उसको खत्म किया जाएगा, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं था। और ऑन द कॉन्ट्री कि लोकसभा के अंदर हमारे जो कृषि मंत्री थे उन्होंने जाहिर कर दिया था, पत्रकार परिषद में भी जाहिर कर दिया था कि एमएसपी है वैसे ही रहेगी। भला ही वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं थी, लेकिन 4-5 जो बैठकें हुई थी किसान संगठन के साथ में, तो उसके बाद में उन्होंने वो जाहिर कर दिया था, बैठक में भी जाहिर कर दिया था। लेकिन विरोध जो था, विरोध मुख्य था कि पूरा का पूरा पूरे के पूरे कानून उसमें वापिस ले जाए। पटेल जी ने ये भी बोला है कि अमेंड क्यों नहीं किया है, तो मैंने बोला अमेंड करने के लिए तो सरकार तैयार थी, लेकिन अमेंडमेंट अगर यदि करते तो बाकी जो प्रावधान थे वो प्रावधान रहते ही थे, वैसे थे। लेकिन ये जो विरोध वाले ये चाहते थे कि भाई पूरा जब तक वापिस नहीं होता तब तक उनका धंधा कैसे चलेगा, मंडियों का कमीशन के आधार पे जो नेतागिरी चलती है या मुख्यमंत्री को पैसा मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो ये इसीलिए पूरे के पूरे कानून वापिस लेने चाहिए। इस पर वो ये बात उनको भी पड़ गई और वो बोले सर अब भविष्य यानी पास्ट में तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन भविष्य में एमएसपी को और बाकी लेकर जो भी आप जन आंदोलन की बात अपन चर्चा कर रहे थे तो उस पर सम्मिलित कर सकते, दमनावड़ा निश्चित कर सकते, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह एक जानकारी। और दूसरी जानकारी कि जैसा हम कई बार बोलते हैं कि किसानों ने कितना भी प्रोडक्शन किया है तो आखिर पैसा उनके जेब में जो आता है वो बेचने से ही आता है। और बेचने की जब जब बारी आती है और थोड़ा भी अगर उसमें यानी उसकी जो कीमत है वो कीमत बढ़ने लगती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या सरकार का बफर स्टॉक उसमें अड़ंगा कर देता है और किसानों के जो बढ़ती चीजों के दाम है वो गिरा देता है। यह कई बार स्पष्ट हुआ है। आज की भी खबर आप पढ़ोगे, मैं थोड़ी देर के पहले नवभारत देख रहा था, तो नवभारत में भी खबर आई है कि गेहूं और चावल ये दोनों का जो बफर स्टॉक है सरकार बड़े पैमाने पे मार्केट में ला रही है। इसका नतीजा क्या होगा मैं अभी बता देता
आने वाले 8 दिन में मध्य प्रदेश में और बाकी जगह पे गेहूं के और चावल के दाम गिर जाएंगे। हम इसलिए ये सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि हम कोई मनगढ़ी बातें नहीं बोलते। जो इतने 50-60 वर्षों का इतिहास देखा है किसानों के संदर्भ में, और जब जब कीमतें बढ़ती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो सरकार का बफर स्टॉक रहता है वो उसमें डाल देना और कीमतें गिरा देना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, उनका एक सरकारी ढांचा रहे, वो सरकारी ढांचे का एक हमेशा का काम है। उस पर रोक लगाने का मकसद जो है वो सिर्फ मोदी जी जैसा बड़ा नेता ही कर सकता है। ऐसी हमारी पूर्ण मतलब सदिच्छा है और वह होना चाहिए। इसलिए सिर्फ मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय दुबे सर। जी आदरणीय भाई साहब। धन्यवाद। और अब मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो किसान आंदोलन के बारे में स्पष्टीकरण किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसपी के बारे में बताया। और अब मैं सदन से चाहूँगा कि अगर किसी की कोई बात और सुझाव नहीं है तो अब हम समापन की ओर बढ़ेंगे। मैं अब समापन और अपने सुझाव या अपनी बात रखने के लिए आदरणीय कल्पना खोटले जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी जी मेहरा जी, आपने हैंड रेज किया है। रमेश चंद्र मेहरा जी, जी ओम, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? ओम, ओम। आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। जी, आ रही। मैंने आदरणीय विनय कुमार जी से भी निवेदन किया था कि उनके कोई अनुभव हो तो वो भी ये पपीते के संबंध में हमें जानकारी दें। वो अभी सदन में उपस्थित हैं। जी ओम। जी हेलो। आदरणीय विनय कुमार जी। हेलो। जी बोलिए। जी ओम। पपीते में हेलो। मैं पपीते में बताया था ना, वो सिंपल इलाज है, बहुत ज्यादा उलझने की नहीं, ये सब उखाड़ना ये सब जरूरत नहीं है। जो मैं बताया था ना, खाली एक नैपसेक स्प्रेयर में 1 लीटर दूध डाल दें, या नहीं अगर पनीर दूध का ना हो तो पनीर अगर हो, पनीर उसको फाड़ लें, पनीर जो पानी बचता है वो पानी स्प्रे कर दें, 1 लीटर पानी डालें और 2 बार स्प्रे कर दें एक एक सप्ताह पे। हो जाए तीसरी बार सारे पत्ते निकल आए पर एक को पौधा उखाड़ने की नहीं जरूरत, एक आधा भले ही मरे पौधा। ये सिंपल इलाज है। अभी जैसे वो कपास की कह रहे थे ना समस्या, उसका गुलाबी सुंडी सबसे बढ़िया इलाज है। लाइट ट्रैप अगर लगा दें और फेरोमोन ट्रैप उसका आता है, पिक्टोनोफेरा का, गुलाबी सुंडी का अलग आता है। वो 1 एकड़ में कम से कम 10-15-20 लगा दें, बहुत सस्ती चीज है। और शुरुआत से लगा दें, उसका लेवर बदलते रहे 1-1 महीने पे, और वो सारा कंट्रोल हो जाएगा। लोग दुनिया भर की दवा डाल के कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं बता दूं। ये सिंपल इलाज है, मगर लोग पता नहीं इतना क्लिष्ट उलझ जा रहे हैं। क्या बताऊं मैं, बार बार मैं तो इतनी बार कहा हूं, क्या बताऊं, बार बार बोलता हूं। धन्यवाद। सर अब वो परिस्थिति तो निकल गई, अब ये जो आ गई है, जैसे आपने अभी वो पौधे देखा, आदरणीय शरद भैया ने आपको बताया था, तो अब उसके इलाज के लिए हमें कुछ सोचना अरे चाहिए। मैं जैसे वही उसी के लिए तो बता रहा हूँ ना, आप उस पर स्प्रे कर दें ना, खाली दूध का स्प्रे कर दें। खाली एक टंकी, एक नैप से कितने पौधा है बताओ आप? कितने पौधे हैं? जी हो। 1500 है, 1500। तो आप एक नैपसेक स्प्रेयर में 1 लीटर दूध डाल लें, कच्चा दूध डाल लें या जो भी है, और उसको स्प्रे करें। और 2 बार स्प्रे कर दें। ये शुरुआत में 1 सप्ताह बाद फिर करें 2 बार, 2 से 2 बार करें। तीसरी बार पत्ते नए वाले निकल आएंगे, ये पत्ते मर जाएंगे जो गिर रहे हैं, मुड़ गए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इससे लगभग कंट्रोल। एक बार नीम का तेल का स्प्रे कर दें, बहुत ज्यादा है। एक बार नीम का तेल 3 ml पर लीटर में मिला के उसमें 1 ग्राम सर्फ डाल लें 1 लीटर में। इससे 3 बार में कंट्रोल हो जाएगा। 20-25 दिन बाद सारे पौधे जो है रिवाइव हो जाएंगे। जी आदरणीय धन्यवाद विनय कुमार जी, आपने उपाय बताया। तो की समस्या हमारे आदरणीय डीआईजी साहब
आप भी अपना सुझाव दें। आदरणीय मणिपाल सिंह जी, आप अनम्यूट कर लें। जी। ओम सदन को प्रणाम। जो आज की चर्चा चल रही थी बहुत ही अच्छी, जो सुमेर सिंह बावला जाट ने जो दी है तो बहुत ही अच्छी है वो। और सर जो कई जो बाबा लोग हैं जो ट्रेनिंग के नाम पे 5-6 हजार रुपए किसान से लेते हैं और अपने खर्चे पे वो किसान वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो इससे अच्छा इनके फार्म पर जाए और न तो वहाँ ट्रेनिंग के देने पड़ेंगे और न कुछ खर्चा। ज्यादा ज्यादा सीखने के लिए वहाँ पर किसान को अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। तो ऐसे पे हर किसान को जाना चाहिए। मेरी तो यही सदन से है। जो भी किसान सुन रहा है तो वहाँ पर जाने में कोई बुराई नहीं है, रहने की व्यवस्था है और ज्यादा सीखने को ही किसान को मिलेगा। तो अपना पैसा बचा के ऐसी जगह पर किसान को जाना चाहिए। धन्यवाद जी। जी, बहुत बहुत सुंदर सुझाव आपने दिया है आदरणीय मणिपाल जी, कि हमें हकीकत में अगर प्राकृतिक जैविक खेती के गुर सीखना है, उनकी सावधानियां, उनके प्रयोग की विधि और क्या कैसे कर सकते हैं, वह हम आदरणीय सुमेर सिंह बावला जाट जी के वहाँ जा कर के सीख सकते हैं। और सदन ने सुना, निश्चित है कार्यक्रम भी हमें लगता है आगे बनेगा। तो आज समय 8 बज गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चाएं हुई जो रिकॉर्डेड की गई हैं और यह यूट्यूब पर हम अभी ग्रुप में डाल देंगे, तो यह आप लोग शेयर भी कर सकते हैं किसानों को। आदरणीय DIG साहब को भी यह आदरणीय सैयद वर्मा जी भेज देंगे, और ताकि उनको समाधान मिल जाएगा। आप संवाद भी करेंगे। और भी हमारे किसान भाई जो सदन में नहीं जुड़ पाए हैं, जो उनकी फसल की जो समस्या है उसका भी समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से पतंजलि और दैनिक युगहर कार्यक्रम के नाम से यूट्यूब चैनल है, और इस पर आप जाकर के कोई भी किसान अपनी इस हमारे युगहर कार्यक्रम का किसी भी दिन का संवाद सुन सकता है और लाभ ले सकता है। अब मैं आदरणीय कल्पना खोटले जी को आमंत्रित करता हूँ, बहन जी आए अपनी बात के साथ सबका आभार ज्ञापित कष्ट करें। ओम। धन्यवाद भाई साहब। सदन को प्रणाम, सभी को कोटि से प्रणाम, और गुरु सत्ता को, ईश्वर सत्ता को, सभी को कोटि से प्रणाम। सूक्ष्म लोग को मैं संबोधित करते हुए बोल रही हूँ। आज का आभार व्यक्त कर रही हूँ, आपने जो मुझे मौका दिया। दरअसल आभार व्यक्त रंजना दीदी करते हैं और बहुत अच्छा मतलब करते हैं, तो उन्हीं की आदत है सुनने की। और फिर दिनेश भाई साहब, जो सेमवाल साहब, जो मतलब बोलते हैं, उनका तो जो टेक्निक है उनकी बोलने की, एकदम सहज रूप से और बहुत ही सात्विक रूप से बोलते हैं, तो वही सुनने की आदत है। फिर भी आपने बोलने का मौका दिया तो ठीक है। तो आज जो योग कराया मुकेश भाई साहब ने, तो इतने अच्छे से योग कराया, तो बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज के जो चीफ गेस्ट है सुमेर सिंह जी बावला जी, उन्होंने इतने अच्छे से मतलब बताया है, और प्राकृतिक खेती के बारे में जो बताया और गौशाला के बारे में बताया। और उन्होंने न्योता दिया कि आज जैसे प्रैक्टिकल तौर पे जो भी आएंगे वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो मतलब वो ट्रेनिंग का रूप होगा, खुद के हाथ से करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो तरीका बताया वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाई कि CVR जो टेक्निक है, और इतने कम समय में समझना भी वो मतलब नामुमकिन है। वहाँ जाके प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे और करेंगे खुद के हाथों से, तो ही समझ में आएगा। और उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि चूना वाली, और जो खाने का सोडा, और जो निरमा, जिसका घोल बना के डालना है, और भी टेक्निक बताई उन्होंने कि हाँ, उनको और एक मैं जानना था कोई कि उन्होंने जैसे कीट पतंग होते हैं, और एक अच्छी बात कही उन्होंने कि जो जैसे सल्फेट वगैरह डालते हैं हम लोग,
और बहुत ग्रो कर जाती है धान वगैरह या जो भी फसल है ग्रो कर जाती है और वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और कीट पतंगों को बुलाते हैं कि हम आओ, हमें चूस लो, हम शक्तिमान हो गए हैं, हमारे अंदर बहुत खून है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इस चीज़ को कि हमको वैसा नहीं करना है, हमको नेचुरल तरीके से वो चीज़ों को मतलब डालना है तो कीट पतंगे नहीं लगेगी। और और उनसे तो बहुत कुछ सीखना है और समझना, इतने कम समय में आधा पौन घंटे में कहाँ समझ पाते। तो धन्यवाद उनका, आज के जो चीफ गेस्ट हैं। और सब चीज़ों का निचोड़ जो परम श्रद्धेय हमारे पवन सर जी है, उनका जब वो पूरे क्लास के ऊपर जब वो कमेंट्स करते हैं तो उनका एक निचोड़ होता है, तो वो बहुत ही सराहनीय है और पूज्यनीय है कि वो सारे चीज़ों को निचोड़ करके वो फिर सही और गलत को भी बैलेंस करते हुए, कि ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसी के वे में नहीं जाते वो सर। तो वो बहुत अच्छी बात है सर की, और पूरे सदन को संभाल के रखे हैं उन्होंने कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। वो बिना मतलब किसी को डायरेक्टली बोले हुए इनडायरेक्टली वो बहुत समझा देते हैं, तो अच्छा रहता है, बहुत अच्छा मतलब सदन का निचोड़ मिल जाता है, पूरी क्लास का निचोड़ मिल जाता है। और तो फिर मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। तो आज जो रंजना दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो पूरे क्लास को संभाले हुए हैं योगाहार प्रोग्राम को। और मुन्नीलाल भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरा योगाहार प्रोग्राम को धन्यवाद। और जो बीच में जैसे अचानक सडनली कि सुमेर सिंह जी नहीं आए थे और दीदी ने बोला कि आप क्लास संभाली, तो अपने रमेश सिंह जी जो दादू बोलते हैं हम लोग, उन्होंने दादू ने क्लास संभाला और सडनली सभी की जो जो आते हैं लोग और उनके बारे में बताया कि क्या क्या उनकी योग्यता है और क्या क्या इस क्लास में मायने हैं, उन्होंने क्या क्या बताया वो स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़ी गरिमा वाली बात है कि सडनली कुछ हो जाता है तो उनको कैसे संभाला जाए, एक अच्छी चीज़। और भगवान दास कुशवाहा जी ने भी अपनी चीज़ें रखी है। मैं क्लास को मैं वो सभी के नाम नहीं आ पा रहे मेरे सामने, मतलब मैं डिस्प्ले नहीं हो पा रहे, वो देख रही हूँ मैं सभी के नाम आ जाए। भाई साहब, मुनीलाल भाई साहब। जी। नाम रंजना किनिकर जी जुड़ी हुई हैं। आदरणीय कल्पना जी की तरफ से उनका आभार, और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मेनपाल सिंह जी, आदरणीय मिथिलेश जी, प्रहलाद जोशी जी, आदरणीय प्रीति जी, आदरणीय रविशचंद्र मेहरा जी, आदरणीय रोहितास जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय वैशाली नायक जी, और युगाहर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग टीम, इनका सबका आभार आदरणीय बहन कल्पना जी की ओर से। और चूंकि उनकी स्क्रीन पर नाम नहीं आ रहे थे, और जो लेफ्ट हो गए हैं और जो सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, उन सभी भाई बहनों का सबका आभार ज्ञापित करते हैं। और आज का युगाहर कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल 5:30 बजे सुबह फिर मिलते हैं नए युग शिक्षक के साथ और नए चीफ गेस्ट के साथ। सबको प्रणाम। ये हो